हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज द हिंदू एनालिसिस। जैसे कि वो पता है, आज का जो डेट है 26 जुलाई 2024। और आज हम लोग आ गए एक पॉलिटिकल न्यूज हेडलाइन के साथ, एंटी डिफेक्शन लॉ। ओके, सो व्हाई दिस इज वाज इन न्यूज? एंटी डिफेक्शन लॉ रिसेंटली टू झारखंड एमएलए डिस्क्वालिफाइड। झारखंड के दो एमएलए डिस्क्वालिफाइड हो गए हैं, ओके, रिसेंटली, बिकॉज ऑफ दिस एंटी डिफेक्शन लॉ। तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ है क्या? व्हाई दिस टू एमएलए ऑफ झारखंड डिस्क्वालिफाइड? तो ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, इसके पहले भी मध्य प्रदेश में बात करें या राजस्थान हो, ओके, कर्नाटका हो, वहां पर भी स्पीकर ने, वहां के लेजिस्लेटिव असेंबली ने मैक्सिमम एमएलए को डिस्क्वालीफाई किया बिकॉज ऑफ एंटी डिफेक्शन। ओके, तो प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आ सकता है अबाउट एंटी डिफेक्शन लॉ से। ओके, एंड इन योर मेंस पेपर, जीएस पेपर 2, GS paper 2 is your polity. So there will be a question about the power of speaker, and question related with a disqualification of member of parliament and MLA because of disqualification, because of anti-defection law. Okay, so let's understand this entire news in detail. तो आज का जो न्यूज़पेपर में आया द हिंदू में, ये हेडलाइन इस तरह से, एंटी डिफेक्शन लॉ टू झारखंड एमएलए डिस्क्वालिफाइड। लेट्स अंडरस्टैंड दी होल स्टोरी। क्या स्टोरी है? जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं, टू झारखंड एमएलए लोबिन हेम्ब्रॉम एंड बीजेपी एमएलए जेपी पाटिल, दिस टू एमएलए, okay, disqualified from Jharkhand Legislative Assembly, okay, by the Speaker of the Assembly, okay, on the ground of anti-defection law. तो न्यूज इस तरह से है कि ऑन द eve of sixth day of monsoon session, the Jharkhand Assembly Speaker Tribunal on Thursday disqualified two legislators under the anti-defection law with effect from 26 July। मतलब आज से ही ये इफेक्ट करेगा, ठीक है, मतलब आज से ये दे नॉट कंसिडर एज द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो दो जो मेंबर है वो झारखंड मुक्ति, एक तो झारखंड मुक्ति मोर्चा एमएलए लोबिन हेम्ब्रोम दैट रिप्रेजेंट बोरियो सीट इन साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट, और दूसरे हैं बीजेपी एमएलए, दिस इज कॉल्ड जेबी पाटिल। तो आपको ये याद रखना कि ये किस मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो एमएलए हैं लोबिन हेम्ब्रोम, ही रिप्रेजेंट बोरियो सीट इन साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड, एंड बीजेपी एमएलए जेपी पाटिल रिप्रेजेंट मांडू असेंबली सीट इन रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, ठीक है। बोथ हैव बीन फाउंड गिल्टी ऑफ डिफेक्शन अंडर द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो याद रहे, 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, टोटल कितने शेड्यूल है हमारे? 12 शेड्यूल है। ओके, 12 शेड्यूल है, ओरिजिनली 8 शेड्यूल थे, उसके बाद 9, 10, 11, 12, बाय डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम ये सारे 4 शेड्यूल्स ऐड हुए हैं, जिसमें 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक अबाउट एंटी डिफेक्शन। तो एंटी डिफेक्शन अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, बिकॉज इन प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स में पूछ चुका है ये क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ओके, शेड्यूल रिप्रेजेंट एंटी डिफेक्शन। सो 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये दोनों जो एमएलए हैं वो डिस्क्वालिफाइड हुए हैं बिकॉज ऑफ दे फाउंड गिल्टी ऑफ डिफेक्शन अंडर द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ स्पीकर रविंद्रनाथ महतो, हु इज द स्पीकर ऑफ द प्रेजेंट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ झारखंड, रविंद्रनाथ महतो इज द स्पीकर, एंड यू नो स्पीकर इज द हैव द अल्टीमेट पावर। इन्हीं के पास पावर होता है टू डिस्क्वालीफाई अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। इनके पास फाइनल डिसीजन पावर इन्हीं के पास होता है। द स्पीकर रविंद्रनाथ महतो गेव अ वर्डिक्ट, उन्होंने अपना वर्डिक्ट दिया, अपना जजमेंट दिया, एंड डिस्क्वालीफाइड बोथ लेजिस्लेटर फ्रॉम द असेंबली। ओके, तो हियरिंग जो है दिस वाज स्टार्ट, बहुत दिनों से चल रहा था। ओके, इसके पीछे क्या इनके ऊपर एलिगेशन लगे उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। सो हियरिंग ऑन डिफेक्शन हैज बीन गोइंग ऑन फॉर द पास्ट मेनी डेज इन द ट्राइब्यूनल फॉर द स्पीकर, and order was reserved on Tuesday। तो ट्यूसडे को this was order was given। okay, ना बोथ, इस सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है इन दोनों एमएलए के ऊपर कि दे प्रेजेंट लोकसभा जो इलेक्शन हुआ था, दे पार्टिसिपेटेड इन दिस अगेंस्ट द विशेष ऑफ देयर पार्टी। मतलब कि जो पार्टी थे, दे आर नॉट अलाउड देम, दे डोंट वांट टू सी, उनको अलाउ नहीं करना चाह रहे थे कि दे पार्टिसिपेट एज अ एमपी, ओके, पार्टिसिपेट इन इलेक्शन एज एमपी। सो मिस्टर हेम्ब्रोम कंटेस्टेड लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम द राजमहल सीट। याद रहे, मिस्टर हेम्ब्रोम कहां से? राजमहल सीट से इन्होंने इस बार का एमपी का चुनाव लड़ा था। ओके, अगेंस्ट हिज पार्टी कैंडिडेट विजय कुमार हंसदक। उनके जो पार्टी कैंडिडेट, झारखंड मुक्ति मोर्चा के पार्टी कैंडिडेट के अगेंस्ट में ही उन्होंने चुनाव लड़ा था, विजय कुमार हंसदक। जिसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो प्रेसिडेंट है शिबू सोरेन, उन्होंने सस्पेंड कर दिया फ्रॉम द पार्टी।
ओके, उन्होंने इनको सस्पेंड कर दिया फ्रॉम द पार्टी और 6 इयर्स के लिए बैन कर दिए। ओके, 6 ईयर एंड द पार्टी फॉर द 6 साल के लिए उन्होंने सस्पेंड कर दिया एंड रिक्वेस्टेड स्पीकर टू चार्ज पिटिशन, ओके, चार्ज डिफेक्शन, ओके, अगेंस्ट हिम। ओके, उसके बाद लोकसभा इलेक्शन में मिस्टर पाटिल आल्सो पार्टिसिपेट इन लोकसभा इलेक्शन। उन्होंने बीजेपी की सीट छोड़कर इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया था और हजारीबाग से इन्होंने एमपी का इस बार इलेक्शन में पार्टिसिपेट किए थे, जिसके अगेंस्ट में मनीष जायसवाल बीजेपी कैंडिडेट थे, क्योंकि ये लोकसभा मिस्टर पाटिल हो गए थे, कांग्रेस ज्वाइन कर लिया था उन्होंने। एंड बीजेपी कैंडिडेट कौन थे? मनीष जायसवाल फ्रॉम हजारीबाग कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ओके, तो राजमहल कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड हजारीबाग कॉन्स्टिट्यूएंसीज दोनों याद रखना है आपको, तो एग्जाम में पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं व्हाट इज एंटी डिफेक्शन लॉ। सो एंटी डिफेक्शन लॉ में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड होता है डिफेक्शन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफेक्शन? देखिए, इसका ओरिजिन कब स्टार्ट हुआ? 1964 में, व्हेन नेहरू डेथ, आफ्टर द डेथ ऑफ नेहरू, ओके, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन आवर कंट्री वाज कंप्लीटली डैमेज। ओके, उसके बाद 2 साल के बाद 1966 में लाल बहादुर शास्त्री वाज डाइड। उसके बाद इंदिरा गांधी की सरकार बनती है और इन स्टेबिलिटी इन पॉलिटिकल पार्टी स्टार्टेड। तो वहीं पर एक गयाराम फ्रॉम, ही वाज यू नो एमएलए फ्रॉम हरियाणा। ओके, उन्होंने कंटिन्यूअसली इन 14 डेज इन्होंने 4 to 5 टाइम्स इन्होंने पार्टी चेंज किया था। उसके बाद से एक स्लोगन आया, आया राम गया राम। ओके, तब से डिफेक्शन और कोलिशन गवर्नमेंट का एरा स्टार्ट होता है। सो डिफेक्शन मतलब होता है, इट इज इन अ पॉलिटिकल कंटेक्स्ट, इट रिफर टू द एक्ट ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडी सच एज पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली। तो डिफेक्शन दोनों में आता है, पार्लियामेंट में भी आता है, लेजिस्लेटिव असेंबली में भी आता है, वेयर वन पॉलिटिकल पार्टी whose ticket the member was elected to join another political party। मतलब कि अगर कोई कांग्रेस से टिकट लिया मिला है इसको, ओके, कांग्रेस जब वो टिकट जीतने के बाद अगर कांग्रेस ओपोजिशन में बनती है और बीजेपी रूलिंग पार्टी में आती है, तो वो कांग्रेस के सीट छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन कर लेता है। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज डिफेक्शन। और क्रॉसिंग द फ्लोर को कहते हैं, क्रॉसिंग द फ्लोर इन द हाउस। ओके, क्रॉसिंग द फ्लोर इन द हाउस का मतलब हो गया कि जैसे कि ये अगर ये लोकसभा का अगर सीटिंग, इलेक्टिव असेंबली की सीटिंग है, दिस इज द सीट ऑफ द स्पीकर एंड दिस इज द ओपोजिशन पार्टी हियर एंड हियर द रूलिंग पार्टी। तो आपने जो कांग्रेस की टिकट लेकर आपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीते हैं और जब सरकार बीजेपी की बन गई है, आप कांग्रेस ओपोजिशन में, तो आप कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज डिफेक्शन। और जिससे क्या होता है? इनस्टेबिलिटी आती है पॉलिटिकल पार्टी में, जिससे होता हो सकता है कि पूरा का पूरा आइडियोलॉजी है, ओके, पूरा का पूरा जो पॉलिटिकल ये है, असेंबली का जो भी स्ट्रक्चर है, कंप्लीटली चेंज। मतलब हो सकता है कि अगर ज्यादा से ज्यादा एमपी एमएलए अगर चेंज करते हैं पार्टी, तो हो सकता है ऑपोजिशन पार्टी विल बिकम रूलिंग और रूलिंग पार्टी बन जाएगा ऑपोजिशन, ज्यादा से ज्यादा अगर डिफेक्शन होगा। दिस ऑफन इन्वॉल्व दिस शिफ्ट इन लॉयल्टी ऑफ पर्सनल गेन, क्योंकि अपने खुद के पर्सनल के, अपने खुद के, जैसे कि रूलिंग पार्टी बोलेगी कि ज्वाइन माय पॉलिटिकल पार्टी, हम आपको एक अच्छा कैबिनेट मिनिस्टर का पोस्ट देंगे और अच्छा पोजीशन देंगे। तो उसकी वजह से, पर्सनल गेन की वजह से, प्रॉमिस ऑफ पोजीशन ऑफ पावर और बेनिफिट के लिए दिस डिफेक्शन इज हैपन। ओके, सो वन पॉलिटिकल पार्टी का जो मेंबर है वो दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है फॉर पर्सनल गेन्स की वजह से, और इसी प्रोसेस को हम लोग डिफेक्शन कहते हैं। और ये कब एरा स्टार्ट हुआ? 1967 के बाद से स्टार्ट हुआ इंडिया में। ठीक है, तो इंडिया में 1967 के बाद कोलिशन गवर्नमेंट एंड डिफेक्शन दोनों का दोनों स्टार्ट हुआ। उसके बाद बहुत सारी कमिटी बनी, मोरारजी देसाई गवर्नमेंट आए और उन्होंने इस चीज पे रोक लगाने के लिए सोचा। तो 1985 फाइनली एंटी डिफेक्शन लॉ इंडिया वाज इनैक्टेड। सो इट वाज इनैक्टेड 1985 थ्रू 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985। तो याद रहे, 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 इज रिलेटेड विद द एंटी डिफेक्शन लॉ। एग्जाम में पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट is related with anti defection law। so this is 52nd amendment act 1985। और इसी एक्ट ने 10th शेड्यूल को जोड़ा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि पूरा एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात करता है। so anti defection law aim to prevent or discourage defection by imposing penalties on politicians who switch parties or otherwise violate the party discipline। सो एंटी डिफेक्शन लॉ का मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि जो डिफेक्शन हो रहा, जो कि क्रॉसिंग द फ्लोर हो रहा, एक पॉलिटिकल पार्टी से आपने सीट टिकट लेकर अगर आप पावर में आते हैं, अगर आप उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत जाते हैं, तो यू ज्वाइन अनदर पॉलिटिकल पार्टी फॉर योर पर्सनल गेन। जिससे क्या होता है? इनस्टेबिलिटी होती है पॉलिटिकल पार्टी में। उसी को रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ को लाया गया। ओके, दिस लॉ मे बी डिजाइन टू इंश्योर पॉलिटिशियन आर हेल्ड अकाउंटेबल टू द वोटर, क्योंकि आपको
कांग्रेस, आप जैसे कोई कैंडिडेट है जो कांग्रेस की सीट टिकट लेकर अगर पार्टिसिपेट किया लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा का, तो जो वोटर्स ने वोट किया है मतलब ये सोच के कि आप उनके लिए काम करोगे। अब जैसी पॉलिटिकल पार्टी आप स्विच करते हो तो एक जो ट्रस्ट होता है वोटर और पॉलिटिकल लीडर के बीच में वो कहीं ना कहीं टूट जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि लोग दूसरे टाइम मतलब हमारे डेमोक्रेसी और इलेक्शन जो प्रोसीजर है उसके ऊपर एक सवाल उठता है। सो पॉलिटिशियन हेल्ड अकाउंटेबल, वो अकाउंटेबल रहे। उन्होंने जो वोटिंग के समय जब इलेक्शन के समय जो उन्होंने अपना जो वादा किया अपने जो वोटर से वो पूरा करे विदाउट ना चेंजिंग पॉलिटिकल पार्टी who elected them and maintain stability and cohesion in of the political party। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है पॉलिटिकल पार्टी का स्टेबिलिटी के लिए कि एंटी डिफेक्शन लॉ को आना, ठीक है, डिफेक्शन को रोकना है ना। इसमें व्हाट आर द इम्पोर्टेंट प्रोविजन, अब डिस्क्वालिफिकेशन होने के क्या क्या प्रोसीजर है, किस किस बेसिस पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बोथ आर डिस्क्वालिफाइड। तो हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ क्या कहता है, डिस्क्वालिफिकेशन होने के क्या क्राइटेरिया है। A member of house belonging to any political party become disqualified for being a member of the house first if he voluntarily give up his membership of such political party। जैसे मैंने बताया कि कैंडिडेट ए है, उसने उसने कांग्रेस की सीट से अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से पार्टिसिपेट किया और वहां से वो जीत गया, ठीक है। जब सरकार बनी तो बीजेपी की सरकार बनी। अब जब बीजेपी की सरकार बनी तो ये जो है वो क्या करेगा, कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लेगा। तो ये होता है वॉलंटरी गिव अप। ओके, गिव अप मतलब जानबूझकर अपना पर्सनल गेन के लिए उसने पॉलिटिकल पार्टी को शिफ्ट किया फ्रॉम कांग्रेस टू बीजेपी। तो इस केस में क्या होगा, एंटी डिफेक्शन नाउ लगेगा और वो डिफेक्शन के केस में वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ओके, दूसरा केस होता है व्हेन ही वोट और एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग इन सच हाउस contrary to any direction issued by his political party। तो every legislative assembly in Lok Sabha there is a concept of whip। whip बताता है कि it is a discipline, each and every member of Lok Sabha and legislative assembly of the state, okay, they must follow the guideline issued by their political party। जो भी पॉलिटिकल पार्टी अपना गाइडलाइन देती है और उनके मतलब उनको हमेशा सपोर्ट करे इन हाउस और आउट हाउस, ठीक है। तो वैसे केस में अगर कोई मेंबर ऐसा है जो कांग्रेस वोट कर रही है किसी बिल को लेकर, कांग्रेस किसी बिल को लेकर सपोज कांग्रेस इज इन ऑपोजिशन पार्टी एंड बीजेपी इज रूलिंग पार्टी, तो कांग्रेस बीजेपी ने कोई ऐसा बिल इंट्रोड्यूस किया पार्लियामेंट में फॉर एग्जांपल मनी बिल, या कोई ऐसा बिल है जैसे कि रिहैबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट बिल, वो कांग्रेस उसको रिजेक्ट कर रही है और आप कांग्रेस के मेंबर होकर कांग्रेस पार्टी के मेंबर होकर आप उस बिल को सपोर्ट कर रहे हैं और उस बिल को मतलब पास कर रहे हैं, हाँ में आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, डिस्क्वालिफिकेशन का काउज हो जाएगा। Okay, so if he vote or abstain from voting in such house contrary to any direction issued by his political party without obtaining prior permission of such party, तो अगर आप सपोर्ट करना ना करना तो यू हैव टू टेक परमिशन, आपको अपनी पॉलिटिकल पार्टी से परमिशन लेना होगा। एंड सच एक्ट हैज नॉट बीन कंडोन्ड बाय द पार्टी विद इन 15 days। ओके, एंड दिस एक्ट इज नॉट कंडोन्ड बाय द पार्टी विद इन 15 days। 15 days के अंदर वो दिस विल बी नॉट काउज एनी टाइप ऑफ डिफेक्शन। ओके, अब दूसरा बात करते हैं इंडिपेंडेंट मेंबर जो है। अब जो इंडिपेंडेंट मेंबर होते हैं जिसे कि जो विदाउट एनी ज्वाइन पॉलिटिकल पार्टी उन्होंने इंडिपेंडेंटली पार्टिसिपेट किया इलेक्शन में और वो जीत गए हैं, और जीतने के बाद जब सरकार बन गई तो वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं, तब इस केस में क्या होगा, डिफेक्शन लगेगा। एंड इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ अ हाउस become disqualified from remaining a member of the house if he join any political party after such election। इलेक्शन के बाद अगर वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो उस केस में डिफेक्शन लगेगा। और जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं जैसे कि आपको पता है राज्यसभा में 12 नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं। अब एंग्लो इंडियन जो है वो दैट इज नॉट नॉमिनेटेड इन लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लोकसभा, ठीक है। तो जो भी नॉमिनेटेड मेंबर है 12 नॉमिनेटेड मेंबर राज्यसभा है, ठीक है, वो नॉमिनेटेड मेंबर अगर बिकम अ डिस्क्वालीफाइड बीइंग अ मेंबर ऑफ द हाउस if he join any political party after the expiry of 6 months from the date of he take his seat in the house। तो ये ज्वाइन कर सकते हैं विद इन 6 मंथ। ओके, 6 मंथ में किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर 6 महीने तक किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं ज्वाइन किया, 6 महीने के बाद ज्वाइन करते हैं, तो दिस नॉमिनेटेड मेंबर विल बी आल्सो डिस्क्वालीफाइड। मतलब कहने का मतलब 6 मंथ तक वो डिसाइड कर रहे हैं विच पॉलिटिकल पार्टी विल बी अ बेटर फॉर हिम। ओके, तो उस केस में क्या होगा, ही विल बी अ डिस्क्वालीफाइड। अब इसी एंटी डिफेक्शन लॉ का कुछ एक्सेप्शनल भी है। ओके, किन किन जगह पे एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा,
तो पहला है केस है मर्जर। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी का टू थर्ड मेंबर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी अगर किसी अदर पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है, वे इन दैट केस एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा, ठीक है। सो मर्जर के केस में इफ अ मेंबर गोज आउट ऑफ हिज पार्टी ड्यू टू मर्जर ऑफ द पार्टी विद अनदर पार्टी, so it should be a two third of the member of the party have agreed of such merger, okay। जैसे कि अगर बात करें पॉलिटिकल पार्टी ए के टोटल 18 मेंबर्स है, और इस 18 मेंबर में से दे वांटेड टू ज्वाइन अ पॉलिटिकल पार्टी बी, और 12 मेंबर्स ज्वाइन कर लिए पॉलिटिकल पार्टी बी, तो यहाँ पर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रिंसिपल। सपोज दिस 12 मेंबर डोंट लाइक द आइडियोलॉजी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी ए। बहुत बार ऐसा होता है कि पॉलिटिकल पार्टी एक आइडियोलॉजी और द वे पॉलिटिकल पार्टी वर्क कर रही है उसकी आइडियोलॉजी पे वो फॉलो नहीं करते हैं और उन्हें नहीं सही लगता है, और उनको लगता है कि ज्वाइनिंग पॉलिटिकल पार्टी बी विल बी अ गुड फॉर द सिटीजन, ओके। तो वो पॉलिटिकल पार्टी बी को 2/3 मेंबर का ज्वाइन कर लेते हैं। सो दिस विल बी कॉल्ड एज द देयर विल बी नो एनी एंटी डिफेक्शन लॉ। दूसरा केस आता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर स्पीकर। जो स्पीकर होता है वो कौन होता है? दैट रिप्रेजेंट द रूलिंग पार्टी। लेकिन वंस ही विल बी इलेक्टेड एज अ स्पीकर ऑफ द हाउस, उसको अपने रूलिंग पार्टी से रिजाइन करना पड़ता है, और ही सो दैट ही विल वर्क इंडिपेंडेंटली, ओके। इसलिए स्पीकर का क्या होता है कि इसमें सारे के सारे डिसीजन होते हैं वो स्पीकर को देखा जाता है कि वेदर बिल इज मनी बिल और नॉट। किसी मेंबर को डिस्क्वालीफाई करना, वो डिफेक्शन के बेसिस पे इसका फाइनल डिसीजन कौन लेगा? स्पीकर लेगा। तो ये सारी चीजों के लिए स्पीकर को हमेशा ब्लेम किया जाता है, ओके। हमेशा क्वेश्चन होता है क्या स्पीकर का जो भी डिसीजन है वो क्या पॉलिटिकल पार्टी को फेवर करके नहीं ले रहा है या इंडिपेंडेंटली ले रहा है, उस पर बहुत बड़ा डाउटफुल होता है। सो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के ऊपर क्या एक्सेप्शन है? इफ अ मेंबर आफ्टर बीइंग इलेक्टेड एज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस he voluntarily give up the membership of his party or rejoin after he ceases to hold that office। तो इसमें स्पीकर का जो रोल होता है वो यही है कि he should work independently, he should not favor any political party। जो पॉलिटिकल पार्टी मतलब कोई स्पीकर किसी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक बार स्पीकर बनने के बाद ही विल रिजाइन फ्रॉम दैट पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। अब जब लोकसभा का सेशन खत्म हो गया या लेजिस्लेटिव असेंबली का सेशन जब खत्म हो गया, न्यू इलेक्शन आ रहा है, न्यू पॉलिटिकल पार्टी आ रहा है, तो वो अपना पॉलिटिकल पार्टी को वापस ज्वाइन कर सकता है। तो इस केस में उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। दिस एग्जाम्पशन हैज बीन प्रोवाइडेड इन व्यू द डिग्निटी एंड इम्पार्शियलिटी ऑफ द ऑफिस। तो ये क्यों है कि जो ऑफिस ऑफ द स्पीकर है दैट शुड बी अ मेंटेन डिग्निटी एंड इम्पार्शियल, ओके। वो कोई भी अपना डिसीजन लेगा, ओके, कोई भी मेंबर को डिसाइड करेगा वेदर द मेंबर इज डिस्क्वालिफाइड और नॉट, इस केस में इम्पार्शियल होना चाहिए। इसलिए वो अपने पॉलिटिकल पार्टी को फिर से ज्वाइन कर सकता है जब वो स्पीकर नहीं रहेगा, ओके। इन पूरे केस में एंटी डिफेक्शन लॉ में सबसे ज्यादा पावर किसको दिया गया है? स्पीकर को दिया है। द स्पीकर ऑफ द हाउस और द चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल एज द केस में बी हैज द अथॉरिटी टू डिसाइड ऑन क्वेश्चन रिलेटिंग टू डिफेक्शन एंड हिज और हर डिसीजन इज फाइनल एंड कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट, ठीक है। तो ये इसमें है कि जुडिशियल रिव्यू से बिल्कुल अलग है, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। जो भी डिसीजन लेगा स्पीकर लेजिस्लेटिव असेंबली का और चेयरमैन होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल का, अगर वो डिफेक्शन में लेता है कि हाँ इस मेंबर को डिस्क्वालीफाई किया जाए, तो उसका ये डिसीजन को कोई चैलेंज नहीं कर सकता किसी कोर्ट में। मतलब कि जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं लगता है, ओके। तो याद रहे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है कि क्या डिसीजन ऑफ द स्पीकर इज चैलेंज इन द कोर्ट, कम अंडर द जुडिशियल रिव्यू ऑफ द हाई कोर्ट, तो दिस विल बी अ इनकरेक्ट, ओके। वो जुडिशियल रिव्यू में नहीं आता है ना। रूल मेकिंग पावर, डिफेक्शन का जितने भी रूल मेकिंग पावर है वो कौन करता है? किसके पास पावर होता है? स्पीकर के पास पावर होता है, ठीक है। स्पीकर इज द फाइनल अथॉरिटी, ओके। स्पीकर कौन है? द फाइनल अथॉरिटी। सो रूल मेकिंग पावर, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस इज empowered टू मेक रूल to give effect to the provision of the 10th schedule। So presiding officer is speaker in case of legislative assembly or chairman in case of legislative council। According to the rule made so, the presiding officer can take up the defection case only when he receive a complaint from member of the house। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल क्या कहता है कि किसी स्पीकर कब डिसाइड करेगा, कब इस केस को लेगा? जब कोई भी मेंबर ऑफ द हाउस अगर उसको कंप्लेन करता है कि ये मेंबर जो है इस पॉलिटिकल पार्टी का, या तो इसने एब्सटेंड फ्रॉम वोटिंग और ही डिफेक्शन किया, मतलब कि ज्वाइन अनदर पॉलिटिकल पार्टी। तो जैसे कि अभी झारखंड असेंबली में दो एमएलए जो डिस्क्वालीफाई हुए हैं, उसमें भी किसने कंप्लेन किया? लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने। तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन अमन कुमार बौरी हैड कंप्लेन अगेंस्ट हिम डिफेक्शन। इसमें भी स्पीकर तभी कंप्लेन लेगा जब कोई मेंबर ऑफ द हाउस उस चीज को कंप्लेन करेगा स्पीकर से। तो इस केस में ऑपोजिशन जो लीडर है, ओके, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ झारखंड अमर कुमार बौरी,
उन्होंने कहा आफ्टर हियरिंग द आर्गुमेंट बोथ साइड स्पीकर ट्राइब्यूनल इशूड द ऑर्डर। ओके, स्पीकर ने ऑर्डर इशू किया और दोनों को डिस्क्वालीफाई किया। Now, Mr. Hembrom case, it was said in Speaker's Tribunal that contested election in independent in 1995 against the party, but no action was taken that time and neither was expelled from the party. मतलब 1995 में भी इन्होंने इंडिपेंडेंटली ज्वाइन किया था और किसी पार्टिसिपेट किया था और अदर पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लिया था। Now, argument on behalf of Mr. Hembron was that he had been expelled from the party, but not notice had been received. अभी इसमें बताया कि इनको हटा दिया गया एक्सपेल करने के बाद भी ये he was participate in the voting, क्योंकि अगर आप एक बार एक्सपेल्ड हो गए एंटी डिफेक्शन केस में तो आप यू आर नॉट लॉन्गर बी अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली और किसी तरह का वोटिंग में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर हेम्ब्रम पार्टिसिपेट किए थे इन फेवर ऑफ हेमंत सोरेन की जो सरकार बनी थी, ट्रस्ट वोट में उन्होंने अपना वोटिंग दिया था। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग पार्ट है कि जब एक्सपेल्ड हो गया तो उसके बाद ये किस तरह से पार्टिसिपेट किए इस तरह का वोटिंग राइट। हाँ, स्पीकर को पावर को लेकर हमेशा कहीं ना कहीं जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। जैसे कि रिसेंटली नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया है कि ही रिकमेंड दैट रादर देन द प्रिसाइडिंग ऑफिसर डिसीजन ऑफ डिस्क्वालीफाइड मेंबर शुड बी मेड बाय द प्रेसिडेंट इन केस ऑफ एमपी। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसमें कौन डिसाइड करेगा कि वेदर द मेंबर विल बी डिस्क्वालीफाइड और नॉट, वो प्रेसिडेंट डिसाइड करे। और एमएलए केस में कौन डिसाइड करे, गवर्नर। इट शुड नॉट बी गिवन टू दी as a power in the hand of the speaker on the advice of the election commission। तो नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि अगर एमपी को डिस्क्वालीफाई करना है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को तो उस केस में फाइनल डिसीजन लेने का पावर प्रेसिडेंट के पास होना चाहिए। अगर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को डिस्क्वालीफाई करना है तो उस केस में पावर किसके पास होना चाहिए, गवर्नर के पास है। ये सजेशन दिया है नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने। दूसरा, जस्टिस वर्मा इन होलोहंस जजमेंट में कहा कि द टेन्योर ऑफ स्पीकर इज डिपेंड ऑन द कंटिन्यूअस सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी इन द हाउस। जो कि मेजोरिटी इन द हाउस है और किस पर डिपेंड करता है, ही डज नॉट सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ सच इंडिपेंडेंट एडजुडिशरी अथॉरिटी। तो उनको ये पावर देना चाहिए क्योंकि उनका भी खुद स्टेबिलिटी नहीं होता कि जब पॉलिटिकल पावर में नहीं रहेगा तो हो सकता है सरकार जब गिर जाएगी तो न्यू स्पीकर न्यू इलेक्शन होगा। इसलिए उनको ये पूरा का पूरा पावर नहीं देना चाहिए। ठीक है, ये पूरा डिसीजन है। तो एक हम देख लेते हैं प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन। ओके, इट वाज इन 2014 which one of the following schedule of the constitution India contain provision regarding the anti defection। तो यहाँ पर क्लियर आंसर है 10 शेड्यूल है, 2014 में पूछा। मेंस का क्वेश्चन है the role of individual MP has dismissed over the year and as a result healthy constructive debate on policy issues are not usually witnessed, how far can this be attributed to anti defection law which was legislated but with a different intention। 2013 में मेंस क्वेश्चन आया। आई होप ये क्वेश्चन का आंसर आप लिखो 250 वर्ड्स में। ओके, एंड इफ पॉसिबल यू कैन सबमिट। ओके, आप सबमिट भी कर सकते हो हमको, आई विल चेक। ओके, उसमें बताएंगे वेदर यू आर राइट और नॉट। सो दिस इज फॉर द टुडेज न्यूज। ओके, so subscribe this channel for more update। Okay, we will make a more video, okay, on important news article of The Hindu। Thank you everyone।